खुफिया एजेंसियों की दुनिया। ये एक ऐसी दुनिया है जो धुंध और सायों से भरी है। यहाँ जीत का कोई जश्न नहीं होता और गुमनामी ही सबसे बड़ा इनाम माना जाता है। लेकिन इन्हीं सायों के पीछे देश की सुरक्षा के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो चलिए आज पलटते हैं भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ की कहानी के कुछ पन्ने। जानते हैं इसकी नाकामियों को, इसकी हैरत अंगेज जीतों को और उन लम्हों को जिन्होंने भारत की तकदीर ही बदल दी। ये बात खुफिया काम के डीएनए को बिल्कुल साफ कर देती है। ये उन गुमनाम हीरो की कहानी है जो दुश्मन की जमीन पर काम करते हैं, जिनकी जीत की खबर कभी अखबारों में नहीं छपती और जिनकी एक छोटी सी गलती की कीमत बहुत बहुत बड़ी हो सकती है। ये कहानी है अनदेखे बलिदान की। देखिए, रॉ का जन्म किसी शांत प्लानिंग वाले कमरे में नहीं हुआ था, बल्कि इसका जन्म हुआ था दो बड़े युद्धों की हार से मिली सीख की आग में। ये एक ऐसी एजेंसी थी जिसे देश की सबसे बड़ी खुफिया नाकामियों के बाद बनाने की जरूरत पड़ी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इसकी नौबत आई ही क्यों। तो कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज से, जब डाकुओं पर नजर रखने के लिए एक छोटा सा विभाग बनाया गया। समय के साथ यही विभाग बड़ा होता गया और बन गया इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी। आज़ादी के बाद आईबी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, देश के अंदर और बाहर दोनों जगहों से जानकारी जुटाने की। लेकिन यही दोहरी जिम्मेदारी बहुत जल्द एक बड़ी नाकामी की वजह बनने वाली थी। पहला बड़ा झटका लगा 1962 में। आईबी इस बात का अंदाजा लगाने में बुरी तरह फेल हो गई कि चीन का हमला कितना बड़ा होगा और कब होगा। भारतीय लीडरशिप को ये लगता रहा कि अगर हमने हवाई हमला किया तो युद्ध और भड़क जाएगा, लेकिन आईबी ये पता ही नहीं लगा पाई कि चीन के पास तो उस इलाके में कोई बड़ा एयरबेस था ही नहीं। इस एक खुफिया चूक की कीमत भारत को एक अपमानजनक हार से चुकानी पड़ी। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया और एक बार फिर आईबी को इसकी कोई भनक तक नहीं थी। इन दो बड़ी लड़ाइयों ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी, भारत को अब एक ऐसी एजेंसी चाहिए जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ विदेशी खुफिया जानकारी पर हो। और इन्हीं नाकामियों की राख से जन्म हुआ आरएनडब्ल्यू का। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये जिम्मेदारी सौंपी अपने सबसे भरोसेमंद जासूस आरएन काओ को। काओ ने एक ऐसी एजेंसी की नींव रखी जो पुरानी गलतियों से आज़ाद थी। और इसका सबसे बड़ा नियम क्या था? आरएनडब्ल्यू का चीफ सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा, ताकि जानकारी सरकारी फाइलों में लाल फीताशाही में न उलझ जाए। तो आरएनआ बन तो गई, लेकिन अब बारी थी खुद को साबित करने की। और आरएन काओ के लीडरशिप में एजेंसी के शुरुआती साल साहसी ऑपरेशंस और जबरदस्त रणनीतिक दिमाग से भरे थे। एजेंसी ने बहुत जल्दी ही दुनिया को बता दिया कि वो यहाँ रहने के लिए आई है। अब सोचिए, साल है 1971। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में संकट गहराता जा रहा है। भारत को एक बहुत बड़ा मिलिट्री फायदा चाहिए था, लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। बिना जंग छेड़े पाकिस्तान के लिए अपना हवाई क्षेत्र कैसे बंद किया जाए, ये एक लगभग नामुमकिन पहेली थी। और यहीं पर एंट्री होती है आरएन काओ के ब्रिलियंट माइंड की। हुआ ये कि आरएनए ने एक पाकिस्तानी एजेंट को पकड़ा जो प्लेन हाईजैक करने की फिराक में था। काओ ने इस खतरे को एक मौके में बदल दिया। उन्होंने उसे डबल एजेंट बनाया और उसी से एक पुराने भारतीय विमान का नकली अपहरण करवाया। वो प्लेन लाहौर में उतरा। अपहरणकर्ता ने पाकिस्तानी नेता भुट्टो से हाथ मिलाया और उनकी तस्वीरें दुनिया भर में छप गई। अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था कि पाकिस्तान इस अपहरण में शामिल है। बस भारत को बहाना मिल गया और उसने फौरन अपना एयरस्पेस बंद कर दिया। इस एक चाल ने 1971 युद्ध का पूरा नक्शा ही पलट कर रख दिया। ये एक असली मास्टर स्ट्रोक था। कहते हैं ना, अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त भी आता है। आरएनडब्ल्यू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एजेंसी की कहानी अब एक ऐसे काले दौर की तरफ मुड़ती है जहां राजनीतिक शक ने इसे लगभग खत्म ही कर दिया था। तो हुआ ये कि 1977 में सत्ता बदल गई। नई सरकार आई, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और ये सरकार आरएनडब्ल्यू को बहुत गहरे शक की नज़र से देखती थी। उन्हें लगता था कि ये इंदिरा गांधी का एक पॉलिटिकल टूल है जिसका इस्तेमाल विपक्ष की जासूसी के लिए होता था। इस शक का नतीजा, आरएनडब्ल्यू का बजट बुरी तरह काट दिया गया, बड़े बड़े ऑपरेशंस बंद कर दिए गए और खुद आरएन काओ को रिटायर होने पर मजबूर कर दिया गया। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच आरएनडब्ल्यू के हाथ लगा एक जैकपॉट।
पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर उनका एक एजेंट था जो सिर्फ $10,000 में पूरे प्रोग्राम के ब्लूप्रिंट्स बेचने को तैयार था। ये फाइल प्रधानमंत्री देसाई की टेबल पर पहुंची, लेकिन उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और वजह क्या बताई कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जो इसके बाद हुआ वो तो सोचा भी नहीं जा सकता था। प्रधानमंत्री देसाई ने सीधे पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल हक को फोन किया और उन्हें सीधी सीधी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा, हमें पता है कि आपके खान रिसर्च लेबोरेटरीज में क्या चल रहा है। मतलब भारत का सबसे बड़ा खुफिया राज खुद दुश्मन के हाथों में सौंप दिया। उस एक फोन कॉल का नतीजा तबाही। पाकिस्तान एकदम अलर्ट हो गया। उन्होंने एक एक करके भारत के सभी एजेंट्स को ढूंढना शुरू कर दिया। RNW ने सालों की मेहनत से पाकिस्तान में जो पूरा नेटवर्क बनाया था, उसके सबसे कीमती जासूस एक एक करके पकड़े गए और मार दिए गए। ये देश के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। लेकिन रॉ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। इस भयानक झटके के बाद एजेंसी ने खुद को फिर से खड़ा किया और फिर उसने अपनी सबसे बड़ी जीतों में से एक हासिल की, जिसके ठीक बाद उसकी सबसे गहरी नाकामियों में से एक भी आई। कभी-कभी ना सबसे बड़ी जीत एक बहुत छोटी सी डिटेल में छिपी होती है। 1984 में RAW के एक एजेंट ने लंदन में एक मामूली सी बात नोटिस की। पाकिस्तानी सेना बहुत बड़ी तादाद में बर्फीले इलाकों में पहने जाने वाले कपड़े खरीद रही थी। बस RNW ने फौरन डॉट्स कनेक्ट किए और इस नतीजे पर पहुंची कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की तैयारी में है। भारत ने तुरंत ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और पाकिस्तान के वहां पहुंचने से पहले ही दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर अपना तिरंगा लहरा दिया। लेकिन जहां एक तरफ सियाचिन की ये जबरदस्त कामयाबी थी, वहीं दूसरी तरफ थी कारगिल की नाकामी। यहां सुरागों की कमी नहीं थी। ब्रसल्स में खरीदे गए स्पेशल जूते, कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों की बढ़ती हलचल, बंकरों का बनना, चेतावनियां बहुत थीं। लेकिन अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल की इतनी कमी थी कि इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर कोई पूरी तस्वीर बना ही नहीं पाया। और इसका नतीजा सामने आया कारगिल युद्ध के रूप में। कारगिल युद्ध एक दर्दनाक सबक था, लेकिन हर बड़ी गलती एक बड़ा सबक भी सिखाती है। और इस युद्ध ने भारत की पूरी नेशनल सिक्योरिटी मशीनरी में एक बड़े सुधार की नींव रखी। जब कारगिल युद्ध के बाद जांच बैठी तो एक बात साफ हो गई। असल समस्या जानकारी की कमी नहीं थी। असल समस्या थी अलग अलग एजेंसियों के बीच जानकारी को बांटने और मिलकर उसका विश्लेषण करने की, यानी तालमेल की भारी कमी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बिल्कुल नया एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया। अब होता क्या है कि सारी एजेंसियां अपनी जानकारी एक कॉमन जगह पर लाती हैं। वहां एक्सपर्ट्स उस जानकारी का विश्लेषण करते हैं, फिर पॉलिसी बनाने वाले उस पर फैसला लेते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी सीधे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करती है, ताकि कारगिल जैसी गलती फिर कभी न दोहराई जाए। तो रॉ की ये कहानी हमें बताती है कि खुफिया जानकारी की दुनिया कितनी पेचीदा है, उतार चढ़ाव से भरी है। कारगिल के बाद एक नया बेहतर सिस्टम तो बना दिया गया है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या कोई भी सिस्टम इंसानी गलती, राजनीतिक दखलंदाजी और किस्मत के खेल से पूरी तरह महफूज हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।